Welcome to Code and Capital. नमस्कार। भारतीय व्यापार की दुनिया में पिछले हफ्ते जो हुआ उसे सिर्फ तूफान कहना शायद कम होगा। हाँ, ये एक तरह का बवंडर था। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन के साथ लगभग 20 साल से अटकी हुई ये डील। 20 साल? हाँ, 20 साल वो आखिरकार साइन हो गई और कई लोग तो उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। और इससे पहले कि कोई चैन की सांस लेता, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो तनाव चल रहा था उसके बीच अचानक एक ऐसे समझौते का ऐलान हुआ जिसने मार्केट में, आप कह सकते हैं, सच में धमाका कर दिया। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं दो बड़ी ट्रेड डील्स की परतों को खोलेंगे। ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं है, बल्कि ऐसे दस्तावेज हैं जो आने वाले कई सालों के लिए भारत की आर्थिक दिशा तय कर सकते हैं। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन समझौतों का असल मतलब क्या है, कौन से उद्योग उड़ान भरेंगे और ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन कैसे बदल रही है। हाँ, और हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम उन छोटी छोटी लेकिन जरूरी डिटेल्स में भी जाएंगे जो इन डील्स को खास बनाती हैं। जैसे यूरोपीय कारों पर 110% का टैक्स घटकर 10% पर कैसे आएगा, और अमेरिका के साथ समझौते में रूस के तेल से जुड़ा वो कौन सा पेंच है जिस पर सबकी नजर है। चलिए इस पर एक गहरी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत यूरोपियन यूनियन वाली डील से करते हैं। 20 साल, ये तो मतलब लगभग एक पूरी पीढ़ी होती है। हाँ, बहुत लंबा समय है। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिर ऐसा क्या बदला कि ये समझौता हो गया, और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब छिपा है जियोपॉलिटिक्स में। अच्छा। पिछले कुछ सालों में दुनिया बहुत बदली है। कोविड के बाद सप्लाई चेन की समस्या, फिर यूरोप का चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश। हाँ, वो जिसे डी रिस्किंग कहते हैं। बिल्कुल। और एक स्थिर बड़े बाजार की तलाश, इन सब ने भारत को एक बहुत बहुत आकर्षक पार्टनर बना दिया। और भारत ने भी खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर पेश किया। यही वजह है कि जो बातचीत सालों से अटकी थी वो तेजी से आगे बढ़ी। मतलब सही समय पर सही जगह होने वाली बात। एग्जैक्टली। और इसके आंकड़े, वो तो सुनने में काफी बड़े लगते हैं। आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ। ये समझौता भारत और ईयू को मिलाकर लगभग 2 अरब लोगों का एक सिंगल मार्केट बनाता है। 2 अरब लोग? हाँ, मतलब दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा। वाह। असल में इसका मतलब ये है कि भारत से यूरोप जाने वाले लगभग 99.5% सामानों को वहां के बाजारों में प्राथमिकता मिलेगी। ओके। वाणिज्य मंत्रालय की फैक्ट के मुताबिक 70% से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स पर तो ड्यूटी डील लागू होते ही 0 हो जाएगी। 1 मिनट, तुरंत 0? मतलब डील लागू हुई और टैक्स खत्म? बिल्कुल। ये तो उन इंडस्ट्रीज के लिए जैकपॉट जैसा है जहां लाखों लोग काम करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल और लेदर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण जैसे सेक्टर, लेबर इंटेंसिव सेक्टर। हाँ, जिन्हें हम लेबर इंटेंसिव यानी ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र कहते हैं, उन पर अभी 4% से 17% तक का शुल्क लगता है। ये सब हट जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि उनकी चीजें यूरोप में सस्ती हो जाएंगी। जाहिर है। जेफरीज ग्रुप का एक विश्लेषण कहता है कि इससे भारत को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबला करने में बहुत मदद मिलेगी, जिन्हें ईयू में पहले से ही 0 ड्यूटी का फायदा मिल रहा था। तो अब हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स उनके साथ बराबरी पर खड़े हो पाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। लेकिन एक चीज हमेशा इन नेगोशिएशंस में कांटे की तरह चुभती थी, वो थी यूरोपीय कारों पर भारत का टैक्स। मैंने सुना है कि वो 100% से भी ज्यादा था। वो 110%। 110%? हाँ, और ये हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रास्ता निकाला गया है। क्या? सूत्रों के मुताबिक भारत यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क को 110% से घटाकर धीरे धीरे 10% तक लाने पर सहमत हो गया है। 110% से सीधा 10%? ये तो बहुत बड़ा जंप है। क्या इससे हमारी घरेलू कार कंपनियों जैसे टाटा या महिंद्रा को नुकसान नहीं होगा? देखिए, यहीं पर इस समझौते की खूबसूरती है। ये कटौती तुरंत और सभी कारों पर नहीं होगी। अच्छा, इसमें शर्तें हैं? हाँ, इसमें कुछ शर्तें हैं। शुरुआत में ये सिर्फ 15,000 यूरो यानी लगभग 13-14 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कारों की एक सीमित संख्या पर लागू होगी। ओके। और इसका एक सालाना कोटा भी होगा, करीबन 2.5 लाख गाड़ियों का। तो इसका असर मर्सिडीज, BMW जैसी प्रीमियम कारों पर ज्यादा पड़ेगा।
भारत के आम आदमी की कार बनाने वाले घरेलू बाजार को इससे तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं है। इसे आप एक तरह की सॉफ्ट लैंडिंग कह सकते हैं। समझ गई। मतलब प्रीमियम सेगमेंट खोल दिया गया है, लेकिन मास मार्केट को सुरक्षित रखा गया है। ये तो सामान की बात हुई। सेवाओं का क्या? भारत की ताकत तो सर्विसेज सेक्टर में है, खासकर आईटी में। वहां भी एक बड़ी जीत मिली है। इस समझौते में एक प्रोफेशनल मोबिलिटी फ्रेमवर्क शामिल किया गया है। प्रोफेशनल मोबिलिटी फ्रेमवर्क, ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे कुशल पेशावरों जैसे आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियरों और रिसर्चरों के लिए यूरोप जाकर काम करना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा मतलब जैसे वीजा मिलने में आसानी होगी या कुछ और? दोनों। इसके तहत भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को 3 साल तक के प्रोजेक्ट्स के लिए आसानी से यूरोप भेज पाएंगी। 3 साल तक? हाँ, और इसके अलावा जो लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं जैसे कंसल्टेंट्स, वो 17 अलग अलग तरह के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। ये भारत की एक बहुत पुरानी मांग थी जो अब जाकर पूरी हुई है। तो इससे हमारे सर्विस एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बात हुई शादी जैसी लगती है। कह सकते हैं। लेकिन जिस खबर ने सबको सच में चौंका दिया वो तो अमेरिका वाली थी। वो तो बिल्कुल तूफानी सगाई की तरह अचानक से आई, है ना? बिल्कुल। उसकी टाइमिंग ने सबको हैरान कर दिया। ज्यादातर बाजार के जानकार मानकर चल रहे थे कि ये बातचीत साल के अंत तक खिंचेगी। और ये समझौता ऐसे समय पे हुआ जब पिछले 1 साल से दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर माहौल काफी गर्म था। गर्म से आपका क्या मतलब है? मैं जानती हूँ कि कुछ तनाव था, लेकिन कितना? तनाव काफी ज्यादा था। अमेरिका ने कई भारतीय निर्यातों पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क लगाया हुआ था। ओके। और इसके ऊपर भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% का एक और दंडात्मक शुल्क लगा दिया था। 1 मिनट, 25 + 25 यानी कुछ चीजों पर 50% का असरदार टैरिफ? हाँ, 50%। कोई भी बिजनेस ऐसे माहौल में कैसे काम कर सकता है? ये तो व्यापार को ठप करने जैसा है। और यही हो रहा था। निर्यातकों के लिए बहुत मुश्किल दौड़ता है। लेकिन नए समझौते ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है। कैसे? इसके तहत अमेरिका जवाबी टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। और सबसे बड़ी बात, क्या? रूस के तेल से जुड़ा 25% का दंडात्मक शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया है। पूरी तरह से? पूरी तरह से। तो असरदार तरीके से कई भारतीय निर्यातों के लिए टैक्स 50% से घटकर सीधा 18% पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। ये तो निर्यातकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अमेरिका ने इतनी बड़ी रियायत क्यों दी? बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? खबरों में $500 अरब की एक खरीद प्रतिबद्धता का जिक्र बार बार आ रहा है। ये क्या है? यही इस समझौते का सबसे रणनीतिक और शायद विवादास्पद पहलू है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने आने वाले सालों में अमेरिका से $500 अरब से ज्यादा का सामान खरीदने पर सहमति जताई है। $500 अरब? हाँ, ये तो भारत के कुल सालाना बजट के लगभग बराबर की रकम है। क्या ये एक तरह की मजबूरी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टैरिफ हटाने के बदले अमेरिका ने भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति का फायदा उठाकर ये शर्त मनवा ली? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस पर 2 तरह की राय हैं। एक नजरिए से देखें तो ये बहुत बड़ी कीमत है। आलोचक कह सकते हैं कि भारत ने दबाव में आकर ये कदम उठाया। लेकिन दूसरा नजरिया ये है कि भारत को अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा और टेक्नोलॉजी की जरूरत तो है ही, तो क्यों ना इसे एक विश्वसनीय पार्टनर से खरीदकर एक बड़ी व्यापारिक बाधा को दूर किया जाए। दिलचस्प है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री के बयान में इस रकम का जिक्र नहीं था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान में यह सबसे प्रमुख बात थी। अच्छा, और रूस से तेल का क्या? क्या भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा जो हमें डिस्काउंट पर मिल रहा था? ये इस समझौते का सबसे संवेदनशील जियोपॉलिटिकल हिस्सा है। अमेरिकी बयानों के अनुसार भारत रूसी तेल का आयात रोकने और अपनी खरीद अमेरिका और वेनेजुएला की तरफ मोड़ने पर सहमत हुआ है। रूस पिछले कुछ समय से भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है, क्योंकि वो हमें काफी रियायत दे रहा था। सही बात है। इस बदलाव से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हमारे आयात बिल दोनों पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो यहाँ मामला वाकई पेचीदा हो जाता है। एक तरफ व्यापार में राहत है, लेकिन दूसरी तरफ ऊर्जा और विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल। इन दोनों समझौतों का बाजार पर क्या असर हुआ? हमने सुना कि हफ्ते की शुरुआत तो काफी डरावनी थी। हफ्ता किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था, सही में। रविवार को केंद्रीय बजट में एफएनओ ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ाने की घोषणा हुई। अच्छा, एसटीटी यानी शेयरों की खरीद फरोख्त पर लगने वाला टैक्स। हाँ, इसके बढ़ने का मतलब है कि ट्रेडर्स के लिए लागत बढ़ जाएगी, जिससे वो बाजार से पैसा निकालने लगते हैं। बिल्कुल। और यही हुआ।
बाजार में भारी गिरावट आई। लेकिन सोमवार को जैसे ही अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की खबर आई, क्या हुआ? बाजार ने ऐसी जबरदस्त वापसी की जो देखने लायक थी। निफ्टी 50 में 2.5% की उछाल आई। 2.5%? हाँ, जो मई 2025 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त थी। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 1% से ज्यादा मजबूत हो गया। तो निवेशक इन समझौतों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। बहुत ज्यादा। कौन से सेक्टर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है? तत्काल असर तो आईटी और फार्मा सेक्टर में दिखा। निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.5% और निफ्टी फार्मा इंडेक्स 4.5% से ज्यादा चढ़ गया। क्योंकि अमेरिका उनका सबसे बड़ा मार्केट है। बिल्कुल। इन दोनों क्षेत्रों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है और टैरिफ की अनिश्चितता हटने से निवेशकों का भरोसा तुरंत लौट आया। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल जैसी ब्रोकरेज फर्मों ने ऑटो पार्ट्स, डिफेंस, टेक्सटाइल और कंज्यूमर गुड्स को बड़े लाभार्थियों के रूप में पहचाना है। अच्छा। टेक्सटाइल स्टॉक जैसे ट्राइडेंट और अरविंद में तो 24% से 34% तक की तेजी की उम्मीद जताई गई है। ये दिलचस्प है कि कपड़ा क्षेत्र यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों ही सौदों में एक कॉमन विजेता के तौर पर उभर रही है। हाँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार देती है और निर्यात पर बहुत निर्भर है। सही है। ईयू डील से उसे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों के बराबर का मैदान मिलता है और अमेरिकी डील टैरिफ का बोझ कम करती है, जिससे उनका मुनाफा बढ़ता है। तो ये सरकार की मेक इन इंडिया पहल के लिए एक डबल बूस्टर जैसा है। आप ऐसा कह सकते हैं, हाँ। अगर हम इन दोनों समझौतों को एक साथ रखकर देखें तो ये भारत के लिए किस बड़े बदलाव का संकेत है? क्या हम अपनी पारंपरिक संरक्षणवादी मतलब प्रोटेक्शनिस्ट व्यापार नीति को अलविदा कह रहे हैं? निश्चित रूप से ये भारत की रणनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ है। 2025 की इस खंडित दुनिया में जहां एक तरफ अमेरिका संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहा था और दूसरी तरफ ईयू चीन पर निर्भरता कम करना चाहता था, भारत ने खुद को एक बड़े और भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश किया है। ईयू के साथ एक गहरा, नियमों पर आधारित समझौता और अमेरिका के साथ एक तेज रणनीतिक कदम। हाँ, ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक व्यापार में सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि एक प्रमुख खिलाड़ी बनना चाहता है। और इसका भू राजनीतिक असर भी है, खासकर अमेरिका वाले समझौते का। इसमें तो रक्षा और ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हैं। बिल्कुल। अमेरिकी समझौते में सिर्फ व्यापार नहीं है बल्कि यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट नाम की एक रक्षा सह उत्पादन योजना भी है। ओके। इसमें भारत में जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों और स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों के मिलकर उत्पादन करने की योजना है। जैवलिन मिसाइलें ये तो वही हैं जो यूक्रेन युद्ध के बाद बहुत मशहूर हुई। जी हाँ, वही। तो इसका मतलब है कि अब हम सिर्फ अमेरिका से हथियार खरीद नहीं रहे बल्कि उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। ये तो दोनों देशों के बीच भरोसे का एक अलग ही लेवल दिखाता है। आपने सही समझा। ये संबंध अब खरीदार और विक्रेता से आगे बढ़कर एक सच्ची रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। और ऊर्जा के मोर्चे पर रूस से दूर हटना भी दुनिया को एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत देता है कि भारत अब पश्चिमी देशों के खेमे के और करीब आ रहा है। तो कुल मिलाकर एक ही हफ्ते में भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी जगह को नए सिरे से परिभाषित किया है और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक मजबूत लंगर डाल दिया है। बिल्कुल। एक तरफ ईयू के साथ एक स्थिर नियमों पर आधारित साझेदारी है तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक तेज रणनीतिक कदम। और ये महज आर्थिक समझौते नहीं है, ये एक टूटती बिखरती दुनिया में भारत के रणनीतिक चुनाव हैं। इनसे हमारे निर्यातकों और उद्योगों के लिए बड़े अवसर तो खुलते हैं, लेकिन साथ ही ऊर्जा और भू राजनीति में नई प्रतिबद्धताएं और दबाव भी आते हैं। और इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन एक विचार के साथ। इन समझौतों की असली परीक्षा इनके ऐलान में नहीं बल्कि इनको लागू करने में होगी। सही बात है। इस नए वैश्विक परिदृश्य में भारत की आगे की यात्रा कैसी होगी? क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और इन गहरी नई साझेदारियों के बीच सफलतापूर्वक संतुलन बना पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।